we are going to study with the types of ER और टाइप्स ऑफ ER में हमने लास्ट टाइम कुछ स्टार्ट किया था। ये आपकी नीट सीरीज की क्लास है, राइट? नीट सीरीज की क्लास है, वीकेंड क्लासेस हैं जहां पर हम लोग आपको कॉम्पिटिटिव पार्ट पर वर्क कराएंगे, उनको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, फॉर योर नीट एग्जामिनेशंस। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए एक सीट, मेडिकल सीट, राइट? तो स्मूथ ईआर की जब बात करेंगे तो स्मूथ ईआर पे आपको पढ़ा था लास्ट टाइम कि यस सरफेस स्मूथ होती है बिकॉज राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, राइट? जनरली ये जो स्मूथ ईआर है कहां पर अबंडेंट मिलेंगे, कहां पर ज्यादा इनका अमाउंट होगा? तो आपने कहा था लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि सर ये जो है प्लाज्मा लेमा के पास में स्मूथ ईआर का नंबर ज्यादा मिलेगा। तो ये पॉइंट याद रखना हमेशा, प्लाज्मा लेमा के पास में स्मूथ ईआर का अमाउंट जो है हमेशा ज्यादा मिलता है, अमाउंट ज्यादा रहता है, नंबर ज्यादा मिलते हैं प्लाज्मा लेमा के पास, राइट? मेनली किस फॉर्म में मिलता है? तो आपका आंसर होना चाहिए ट्यूब्यूल के फॉर्मेट में सीआर होता है और वेसिकल के फॉर्म में। जैसा कि जितना आपने कहा कि सर ये ट्यूब्यूल्स जो है ब्रांच और अनब्रांच दोनों कंडीशन हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। अब हमने कहा कि हमारे पास मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स में स्मूथ ईआर अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वहां पर हम इनको एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्मूथ ईआर नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल सेल में है। इसके अलावा जनरली ये जो एसईआर है स्मूथ एंडोरेटिकुलम मसल सेल में, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा, ये कैल्शियम एनरिच होता है, कैल्शियम का अमाउंट में ज्यादा होता है, ये हमने समझा था। इसके अलावा हमने ये भी समझ पड़ा था कि स्मूथ ईआर जो है ये आपकी एडिपोज सेल्स के अंदर मिलते हैं, ये आपका इंटरस्टिशियल सेल्स के अंदर मिलते हैं, ये आपके एड्रेनल कॉर्टिकल सेल्स के अंदर मिलते हैं। ये वाला कंटेंट हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब पढ़ेंगे थोड़ा आगे कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ योर एसईआर। एसईआर के डिफरेंट फंक्शन कौन-कौन से? सबसे पहले नंबर 1 फंक्शन, ये जैसा हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि लिपिड सिंथेसिस और स्टेरॉइड का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा आपका एसईआर ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी कराता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस याद आ रहा है क्या कराया था हमने? ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मीनिंग क्या है बताओ बच्चों? कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द फंक्शन? व्हाट इज द ग्लाइकोजिनोलाइसिस एक्चुअली? याद आ रहा है कुछ? सर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ना, ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, बिल्कुल ठीक है कि ग्लाइकोजन ब्रेक करके ग्लूकोज बनाएगा, है ना? तो आपका ये जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है ना, देखो यहां से देखो ध्यान से, ग्लाइकोजन जन नोलाइसिस है साथ में, नोलाइसिस, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन, तो ग्लाइकोजन ब्रेक होके क्या बनाएगा? ग्लाइकोजन पॉलीमर है ग्लूकोज का, तो ये ब्रेक डाउन होके मोनोमर बनाएगा, ये बहुत सारे ग्लूकोज बनाएगा। तो ग्लाइकोजन ब्रोक डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, दिस इज योर राइट आंसर इन दिस केस। दूसरा फंक्शन था एसईआर का डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। मीनिंग क्या हुआ? हमारे पास ब्लड में बहुत सारी इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट इकट्ठे हो जाते हैं, ड्रग्स इकट्ठी हो सकती हैं, टॉक्सिन्स आ सकते हैं, तो उनको उस ब्लड को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए एसईआर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कहां का एसईआर? बेसिकली योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लीवर सेल के अंदर मिल रहे हैं, वहां पर ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। इसलिए लीवर सेल्स का भी एक इंपॉर्टेंट काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन ड्रग का करना, या हार्मफुल केमिकल को लेस हार्मफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो लीवर का काम भी है। लीवर में कौन है ऐसी स्ट्रक्चर जो ये करा रही है? तो आंसर आपका एसईआर करा रहे हैं ये काम। चलिए एक फंक्शन और था हमने पढ़ा था कि यस आपके जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपके नीट में कि विच आयन इज इंपॉर्टेंट या रिस्पांसिबल फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन। ज्यादातर हम रिलैक्सेशन की बात इसमें करते हैं। मसल रिलैक्स हो पाती है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मसल है रिलैक्स हो पा रही है तो कैल्शियम की अवेलेबिलिटी रिक्वायर्ड है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है।
अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो मसल रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। लास्ट टाइम हमने साथ बात की थी आप लोगों से। तो मसल स्पाज्मेटिक कॉन्ट्रैक्शन में रह जाती है अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है उस केस में बच्चों। तो आपको याद होना चाहिए कि आपका एसीआर जो होता है उसके अंदर कैल्शियम एनरिचमेंट मिलता है। खासकर कौन सा एसीआर, जो मसल सेल के अंदर एसीआर है, यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऐसे होल ये कैल्शियम का प्रोवाइड करना आपका एसीआर से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो स्फेरोसोम्स होते हैं, जैसे आपने पूछा था चिकनम के स्फेरोसोम, तो स्फेरोसोम में हमने कहा था लिपिड स्टोर होते हैं, ऐसे एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स है स्फेरोसोम जो लिपिड स्टोर करता है। तो ये लिपिड्स पर आता कहां से? लिपिड्स जो हैं आपके एसीआर बनाते हैं। तो एसीआर आर हियर रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन of the spherosome। तो हम कह सकते हैं ये SER provide what precursor enzyme for the formation of spherosome। The last one, synthetic products जो RER के हैं, synthetic product मतलब जो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने सिंथेसाइज किए, all these synthetic product passed into the Golgi body। लेकिन ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगेन यहाँ पर एसीआर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ट्रांसपोर्ट का काम भी एसीआर कर रहा है आपके लिए, राइट। एंजाइम प्रिकर्सर स्फेरोसोम का, कैल्शियम का अपटेक कैल्शियम प्रोवाइड कर रहा है एसीआर, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कर रहा है एसीआर, और लिपिड को स्टोर भी कर रहा है एसीआर। These are the some functions of your SER। Now moving toward the rough endoplasmic reticulum। rough endoplasmic reticulum RER कब कहते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ? जब हमारा उस सरफेस पर मेम्ब्रेन ऑफ ईआर पर राइबोसोम प्रेजेंट हो जाता है। मान लीजिए ये मेरे पास स्टैंड थे इस तरह से, इसके ऊपर अगर राइबोसोम मैंने बना दिया लाइक दिस, राइबोसोम ऑन द सरफेस आर प्रेजेंट लाइक दिस। सो नाउ दिस सिस्टम जो आपका ईआर था, नाउ दिस इज कॉल्ड रफ ईआर, बिकॉज़ यहाँ पे क्या हो गया, रफ अपीयरेंस दिख रहा है आपको सरफेस के ऊपर, रफ अपीयरेंस हो रहा है। तो दिस इज योर RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रफ ईआर हमने कहा राइबोसोम प्रेजेंट है, लेकिन ये राइबोसोम RER जनरली या तो सिस्टर्न के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सिस्टर्न के फॉर्म में, यानी कि जैसा स्ट्रक्चर में बनाया है, या फ्यू ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं जिन पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो जनरली दो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में मिलता है, राइट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो रफियर बनता है, हमने स्टार्टिंग में बताया था, आपका जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो बाहर की तरफ एक्सविजनेट करती है और अल्टीमेटली ईआर, रफ ईआर का फॉर्मेशन करती है। अब यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि यस, हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होगी जो राइबोसोम को अटैच कर रही होगी। राइबोसोम तो कुछ राइबोसोम फ्री राइबोसोम भी है, दीज आर द फ्री राइबोसोम। कैसे राइबोसोम है? ये फ्री राइबोसोम है। फ्री राइबोसोम का मतलब होता है ऐसे राइबोसोम्स जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली अवेलेबल है। तो ये फ्री राइबोसोम अगर अटैच कर गए और यहाँ पे बाउंड राइबोसोम के फॉर्मेट में रफिया का फॉर्मेशन करा रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ ऐसी प्रोटीन, ग्लू प्रोटीन होगी जो राइबोसोम को इस सिस्टर्नी के ऊपर या ट्यूब्यूल्स के ऊपर अटैच कर रही है। तो आपको याद रखना है राइबोफोरिन 1 प्रोटीन एंड राइबोफोरिन 2 प्रोटीन, ये आपकी प्रोटीन्स हैं जो प्रेजेंट होती हैं रफ ईआर की मेम्ब्रेन के ऊपर, रफ ईआर की मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसकी वजह से ये फ्री राइबोसोम जो आते हैं वो अपने ऊपर अटैच कराकर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन हो जाता है। डन है? ओके। अब क्वेश्चन ये आता है, मान लीजिए मेरे पास ये, अगर एम्स का क्वेश्चन की बात करें, ये सिस्टर्नी है, ये ट्यूब्यूल्स हैं, राइट। और राइबोसोम को जनरली हम ऐसे पढ़ते हैं कि सर ये इसका स्मॉलर सब यूनिट है, ये इसका लार्जर सब यूनिट है, यानी ये हो गई स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, और ये वाला हो गया इसका लार्जर सब यूनिट, राइट।
तो अब कौन सी सब यूनिट की हेल्प से ये अटैच करेगी यहाँ पर? तो हमने तो यहाँ पर एकदम रफ बना दिया कि राइबोसोम एक गोले के स्ट्रक्चर को हम बना दिया, लेकिन कौन सा पार्ट है यार? इसमें ये वाला पार्ट है या ये वाला पार्ट है? तो अल्टीमेटली याद रखना ये जो पार्ट है यानी कि आपका दैट इज दिस वन लार्ज सब यूनिट अटैच करती है आपकी इस सिस्टम पर या ट्यूब्यूल्स पर, राइट, जिसकी हेल्प से अब ये अटैच कर पाता है। मान लीजिए यहाँ पर थे आपकी कौन सी प्रोटीन्स को हमने राइबोफ्लोरिन प्रोटीन, राइबोफ्लोरिन 1 और 2 याद नहीं होता कोई फर्क नहीं पड़ता, राइबोफ्लोरिन याद कर लो बस। तो राइबोफ्लोरिन याद कर ले तो राइबोफ्लोरिन रिस्पांसिबल है अटैचमेंट के लिए, ग्लू प्रोटीन होती है। तो मान लीजिए ये ग्लू प्रोटीन यहाँ पे पड़ा हुआ है, लगा हुआ है, राइट। अब आपका आया कौन? राइबोसोम आया। राइबोसोम का कौन सा पोर्शन? तो आपने कहा सर राइबोसोम का जो लार्जर सबयूनिट है वो अटैच करता है। तो मैंने कहा इस तरह से लार्जर सबयूनिट बनाया, ये लाइक दिस और ये इस तरह से। तो लार्जर सबयूनिट के थ्रू आपका ये लार्जर सबयूनिट एलएस लिख दिया मैंने और ये स्मॉलर सबयूनिट है एसएस लिख दिया इसको। तो लार्जर सबयूनिट के थ्रू आपका राइबोसोम अटैच कर दिया किसके ऊपर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। अब ये स्ट्रक्चर बन गया आपका रफ ईआर। ये पॉइंट हमें यहाँ पर समझना था, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी था। तो दो चीज आपने यहाँ पे सीखी। पहली पॉइंट आपने ये सीखा कि राइबोसोम अटैच होता है मेम्ब्रेन पर, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक पर, किसके थ्रू? एक ग्लूकोप्रोटीन के थ्रू। दिस ग्लूकोप्रोटीन इज नोन एज राइबोफ्लोरिन प्रोटीन। तो अब कौन सा वाला सबयूनिट अटैच करेगा? तो आपको याद है लार्जर सबयूनिट अटैच करता है डायरेक्टली ईआर के ऊपर, ठीक है। तो अब ये राइबोसोम अटैच टू द साइटोप्लाज्मिक फेस, यानी जहां साइटोप्लाज्म मिल रहा है उस तरफ की फेस के लिए अटैच करता है of the larger subunit. It is more numerous in protein secretory cells such as fibroblast and cells of pancreas and liver cell. आप जानते हो रफ ईयर ज्यादा कहां मिलेगा? जहां प्रोटीन ज्यादा बनती है। फिर रफ ईयर का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस है। तो आपके पास जैसी सेल, वो सेल जो प्रोटीन ज्यादा बना रही है, उनको बनाने के लिए आपको रफ ईयर चाहिए। तो यस, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के अंदर रफ ईयर ज्यादा है, पैंक्रिया के अंदर पैंक्रियाटिक सेल्स हैं उनके पास रफ ईयर ज्यादा है, लीवर सेल के पास भी है रफ ईयर काफी होंगे, वो भी काफी सारे जूसेस फॉर्म कर रहे हैं, प्रोटीन का रिक्वायरमेंट वहां भी है। सो दैट्स व्हाई लीवर सेल में तो एसईआर भी काफी अमाउंट में होता है। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। नाउ what are the different functions of the different function of rough ER? पहला फंक्शन राइबोसोम साइट है प्रोटीन सिंथेसिस को, तो बेसिकली आपका रफ ईआर इन्वॉल्व हो गया प्रोटीन सिंथेसिस में, कोई दिक्कत नहीं। साथ ही साथ प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के साथ वो सीक्रेट भी कर रहा है। सीक्रेट का मतलब वो रिलीज कर रहा है, ठीक है। अब ये प्रोटीन वहां से रिलीज होकर कहां जाएगी? प्रोटीन जो ईआर से रिलीज हुई ये निकली और चली गई किसके पास? गोल्जी बॉडी के पास। किसके पास? गोल्जी बॉडी के पास। तो गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी बॉडी इन प्रोटीन्स को क्या करेगा? पैकेज करेगा। क्या करेगा? पैकेज करेगा। तो गोल्गी बॉडी को पैकेजिंग का काम मिलता है कि कार्बोहाइड्रेट ऐड कर देगा प्रोटीन के साथ में, तो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा, है ना। तो दिस इज फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। आगे पढ़ेंगे। नाउ दूसरा फंक्शन क्या है ईआर का, रफ ईआर का? ये प्रिकर्सर एंजाइम बनाता है फॉर द गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस लाइसोसोम। हमें सबको पता है लाइसोसोम सुसाइडल बैक होता है, यानी उसके पास बहुत सारे एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं लाइसोसोम के पास। यार ये एंजाइम आए कहां के पास? कौन है जो स्ट्रक्चर जो उसको एंजाइम दे रहा है? वो भी फंक्शनल एंजाइम है। एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं, पता है सभी को, प्रोटीनियस नेचर के एंजाइम होते हैं। तो रफ ईआर ने प्रोटीन बनाया होगा, वो एंजाइमेटिक प्रोटीन होंगे, उसका इनएक्टिव फॉर्म में हो। आपकी गोल्जी बॉडी ने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया, पैकेज किया और फंक्शनल एंजाइम बनाकर एक वेसिकल बाउंड स्ट्रक्चर में, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में गोल्गी बॉडी ने रिलीज कर दिया। आगे डायग्राम दिखाऊंगा कहां से बनता है वो। तो गोल्जी बॉडी और ईआर, गोल्गी बॉडी और ईआर, गोल्गी बॉडी प्लस ईआर दोनों रिस्पांसिबल होते हैं किसके फॉर्मेशन के लिए? लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन के लिए। तो लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन बच्चों गोल्गी बॉडी से एसोसिएट होकर एंडोप्लाज्मिक एंजाइम बनाता है, एंड दिस गोल्गी बॉडी यूज दिस एंजाइम एक्टिवेट एंड फंक्शनली कन्वर्ट एंड फॉर्म a membrane bound structure, single membrane bound structure which contain lots of hydrolytic enzyme known as lysozyme, right? इसके अलावा आपका फंक्शन ऑफ रफ ईआर इट आल्सो गिव राइज एसईआर। भाई रफ ईआर में से लाइकोसोम हटा दो एसईआर बनता है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा आप कंसीडर नहीं करेंगे। आप ये दो फंक्शन तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे इसलिए। चलिए नाउ
अब हमें थोड़ा सा एक वाइटल एक्टिविटी की बात करें कि उन फंक्शन के अलावा कुछ और एक्टिविटी में, सेलुलर एक्टिविटी में भी आपका ईआर ईआर एज ए होल, कॉमन ईआर की बात कर रहे हैं, कॉमन फंक्शन जो एसईआर और आरईआर दोनों के कॉमन है, इसलिए मैंने इसको अलग कैटेगरी में रखा। इनको कॉमन फंक्शन जो ईआर के, वो क्या है, पहला काम है कि इसमें एसईआर भी इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें आरईआर भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो एसईआर एंड आरईआर दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। पहला काम तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में, किसमें, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में। यानी कि ये सेल को क्योंकि ट्यूब्यूल के फॉर्मेट में होते हैं, अंदर पतली पतली ट्यूब्यूल के फॉर्म में, सिस्टम के फॉर्म में, थ्रेड्स के फॉर्मेट में प्रेजेंट है, एंड दे आर अल्टीमेटली, दैट इज व्हाई दे आर फॉर्मिंग network of tubules inside the cell cytoplasm. So it also meant for your mechanical support. Mechanical support दे रहे हैं ये exactly क्या कर रहे हैं, mechanical support दे रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर, कोलाइडल मैट्रिक्स। So it act as a endoskeleton of cell, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या पूछा जा सकता है। endoskeleton of cell के कौन बनाता है, तो आपका आंसर होगा ईआर फॉर्म करता है। नीट का क्वेश्चन बच्चों, नीट का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली याद रखना है। मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड, आपके ईआर, इसमें दोनों ही आएंगे, एस एंड रफ दोनों, इसलिए इसको एंडोस्केलेटन कहा जाता है। एंडो मतलब इंटरनल स्केलेटन की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, जैसे थोड़ी देर पहले बात की थी मैंने कि आपके जो ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर ईआर एक तरह से चैनल बना रखे होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बना रहे होते हैं, इसके थ्रू ये अब कुछ प्रोटीन्स को पकड़कर यहाँ से लेके गोल्गी बॉडी तक पहुंचा रहे हैं, गोल्गी बॉडी उनको आगे पहुंचा रहा है, यानी कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा इंपोर्ट का मतलब सेल के अंदर ले जाना बाहर से कोई चीज को, एक्सपोर्ट का मतलब होता है यहाँ से बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट करने में भी, बाहर की तरफ भी, और साथ ही साथ इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है आपकी ईआर, एक्सपोर्ट करने में भी, यानी सेल के बाहर कोई चीज फैक्ट्री है वहां भी इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है, साथ ही साथ इंपोर्ट बाहर से कोई चीज साइटोप्लाज्म में लाने में भी कहीं ना कहीं ये आपके जो ईआर के चैनल्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, से फॉर्मेशन ऑफ एंडो अदर साइटोमेम्ब्रेन। भाई ड्यूरिंग सेल डिवीजन हम जानते हैं जब सेल डिवाइड करता है तो आपके पास एक नई सेल बनती है, न्यू सेल बन रही है, राइट। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन फ्रेगमेंट्स जो होते हैं ईआर के, एंडोप्लाज्मिक के जो फ्रेगमेंट्स हैं, उस टाइम पर ये टुकड़े ईआर के क्या करते हैं, एक्यूमुलेट कर जाते हैं क्रोमोसोम्स की चारों तरफ, राइट, और फ्यूज कर पूरा एक नया क्रोमोसोम के, मतलब क्रोमोसोम के चारों तरफ इकट्ठे होकर, क्योंकि जब आपकी कैरियोकाइनेसिस हो रही थी, समझो बच्चों, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन, कैरियन काइनेसिस, कैरियन काइनेसिस का मतलब न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन, मान लेता हूं ये मेरे पास सेल है और इस सेल में ये है आपका न्यूक्लियस, अंदर एक न्यूक्लियस ड्रॉ कर लेते हैं, सी इनसाइड इट वी हैव अ न्यूक्लियस, अज्यूम कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, पहले इस न्यूक्लियर डिवीजन कराया। तो न्यूक्लियर डिवीजन के लिए स्टेजेस कंसीडर करके माइटोसिस हो रहा है या मियोसिस, मियोसिस गैमीट बनाता है, माइटोसिस कराते हैं। चलो न्यूक्लियर डिवीजन पहले कराते हैं। तो पहला स्टेज होता है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इन तीनों फेज, चारों फेज में न्यूक्लियर डिवाइड कर जाता है। तो प्रोफेज के बाद, प्रोफेज में क्रोमोसोम बनना शुरू होते हैं, कंडेंस होते हैं क्रोमैटिन फाइबर। मेटाफेज में क्रोमोसोम बनकर एक मेटाफेजिक प्लेट पर अलाइन कर जाते हैं। तो प्रोफेज के दौरान जानते हो आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है पूरी, और क्रोमोसोम जो है बनकर एक मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं लाइक दिस। अब एनाफेज पे क्रोमोसोम, कुछ क्रोमोसोम इधर जा रहे होते हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, सेपरेशन होता है, जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट कर जाता है माइटोसिस के दौरान, है ना, एनाफेज ऑफ माइटोसिस स्प्लिट कर जाता है। तो क्रोमोसोम इधर और इधर चले गए आपके जो जुड़े हुए थे। अब दोनों पोल पे क्रोमोसोम जब पहुंच गए टेलोफेज की कंडीशन में, टेलोफेज आ चुका है और आपके जो क्रोमोसोम है दो अपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं, मान लीजिए दोनों अपोजिट पोल पर पहुंच चुके हैं।
तो इस कंडीशन में जब दो अपोजिट पोल पर ये कंटेंट पहुंच गया है, उस टाइम पर दोनों पोल पर मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ क्रोमोसोम पड़े हैं और यहाँ कुछ क्रोमोसोम पड़े हैं, तो अगला काम क्या होता है? अगला काम ये होता है कि आपको इन दोनों की तरफ ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनानी होती है। तो सेल खुद बनाती है, हम क्या करते हैं भाई, सेल न्यूक्लियर खुद बनाती है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये बन गई इधर। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैं बना रहा हूं दोनों की, इसको कंडीशन के बाद क्या, दो न्यूक्लियस तैयार हो गए इसके पास, और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करना शुरू हो जाता है लाइक दिस ऐसे करके, और लाइक दिस ऐसे करके। डन। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी है ये किससे बनी है? तो ये बनी है आपकी ईआर, जो फ्रेगमेंट थे ईआर के वो एक्यूमुलेट करना शुरू कर जाते हैं क्रोमोसोम के चारों तरफ और फ्यूज करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाते हैं। ड्यूरिंग व्हाट? ड्यूरिंग विच स्टेज? न्यूक्लियर डिवीजन के दौरान। न्यूक्लियर डिवीजन यानी कैरियोकाइनेसिस के दौरान। तो अब जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड कर देता है और ये यहाँ पर आपकी पूरी कंप्लीट होके दो सेल, डॉटर सेल तैयार हो गई आपकी। तो इस तरह से यू कैन से कहीं ना कहीं आपके जो ईआरस हैं वो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर बच्चों? यस सर। ओके, सी नाउ अब मैं बताऊंगा आपको कुछ मॉडिफिकेशंस ऑफ ईआर, कि हमारी जो ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो बॉडी में अलग-अलग सेल्स के अंदर कुछ मॉडिफाई हो जाता है और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको स्टार्टिंग में भी कि मसल सेल के अंदर, इन मसल सेल योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली कौन से वाला? स्मूथ वाला एंडोप्लाज्मिक मॉडिफाई होकर मसल में क्या बन जाता है? वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप मॉडिफाइड ईआर कह सकते हैं और स्पेसिफाइड कर सकते हैं तो मॉडिफाइड एसईआर कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये एसईआर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, स्मूथ का ही मॉडिफिकेशन है। कहां मिलता है? स्मूथ ईआर आपकी स्केलेटल मसल में, कार्डियक मसल में अच्छे से अबंडेंट है। ये एसआर यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? कैल्शियम आयन। तो अगेन नीट का क्वेश्चन था कि भाई मैक्सिमम कैल्शियम +2 आयन कहां स्टोर होता है? तो कौन से सेल ऑर्गेनल में स्टोर होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर होता है। दूसरी बात, मसल ये कैल्शियम +2 आयन और एनर्जी रिच कंपाउंड मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट? तो आपको एसईआर का मॉडिफिकेशन सार्कोप्लाज्मिक इज also involved in the muscle relaxation contraction। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा लोकेट कर रहा हूँ कि कहां पर एग्जैक्टली कहां पर आपको मसल सेल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा। अभी पूरे डायग्राम को मत देखना, खाली हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ये मेरे पास मसल है, राइट? मसल सेल्स है, एग्जैक्टली ये मसल सेल सार्कोमियर यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है ये वाला सार्कोमियर कंसीडर करते हैं। इसको और थोड़ा डिटेल पढ़े तो ये वाला अंदर का स्ट्रक्चर दिखता है, यहाँ जो दिख रहा है वो यहाँ पर है। यहाँ पर आपको मिलेगी सार्कोमियर, कहा गया इसको। सार्कोमियर क्या होती है? मसल सेल का कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट को सार्कोमियर कहते हैं। मैं बस आपको ये लोकेट कर रहा हूँ कि मसल सेल में, ये हमारी मसल सेल है यहाँ पर, तो इसमें ट्यूबुलिन है, प्रोटीन, एक्टिन है, मायोसिन है। खासकर एक्टिन मायोसिन दोनों जो मस्कुलर प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होती है। मायोसिन स्टैटिक होती है और एक्टिन स्लाइडिंग करती है, जिसकी स्टडी हम लोग करते हैं मसल का टिश्यू वाले चैप्टर में। अभी बस ये देखना है कि सेल के अकॉर्डिंगली मसल सेल में एसईआर कहाँ लोकेट है। तो ये मसल सेल का यूनिट है। ये जो आपको देख रहे हो ग्रे कलर का स्ट्रक्चर जो कवर कर रहा है पूरे सार्कोमियर का स्ट्रक्चर से, तो ये पोर्शन क्या है? दिस पर्टिकुलर ग्रे पोर्शन इज योर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये रहा, दिस इज योर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पूरा ये पोर्शन राइट, दिस इज होल स्ट्रक्चर इज योर, जो उसके सार्कोमियर कवर कर रहा है। कैल्शियम आयन पुश करता रहता है, जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा तो कैल्शियम आयन पुश करता रहेगा, क्योंकि कैल्शियम का आयन का ये स्टोर हाउस है। चलिए
नाउ नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज योर इरगेस्टोप्लाज्म। ये इरगेस्टोप्लाज्म वर्ड क्या है, इस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं पहले। आपने नाम सुना होगा न्यूरॉन्स के अंदर, न्यूरॉन्स में ये न्यूरॉन का एक जनरलाइज डायग्राम बनाया है। ये वाला पोर्शन जो है दिस इज कॉल्ड सेल बॉडी, ये पूरा सेल बॉडी है बच्चों। सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म मिल रहा है, इस साइटोप्लाज्म को आप साइटोप्लाज्म साइटोन पार्ट का है एक्जेक्टली। ये अगर इनको हम डेंड्राइट कहते हैं, यहाँ डेंड्राइट्स हैं। अगर डेंड्राइट लेंदी है और ऐसे रन कर रहा पूरा तो इसको एक्सोन कहते हैं, दिस इज एक्सोन। अभी न्यूरॉन के डायग्राम को स्टडी करेंगे, हम बस लोकेट करेंगे यहाँ पर कि एर्गेस्टोप्लाज्म यानी कि निसल बॉडी, निसल बॉडी को हम एर्गेस्टोप्लाज्म ही कहते हैं न्यूरॉन्स के केसेस में। तो एर्गेस्टोप्लाज्म है क्या रिलेटिव में? स्मॉल सिस्टर्नी होती है, सिस्टर्नी हमें देखे थे पैरेलल सिस्टर्नी, इस तरह से सिस्टर्नी है मान लीजिए, छोटे छोटे सिस्टर्नी थे लाइक दिस। ये सिस्टर्नी जो है स्मॉल सिस्टर्नी of ER, right? When ribosome accumulate over it, तो इनके ऊपर राइबोसोम बहुत सारे बना दो साथ साथ। तो इसके पास हमने सिस्टर्नी दिखाई, सिस्टर्नी के ऊपर मैंने क्या किया, राइबोसोम अटैच करा दिए like this. Ribosomes are located over the cisternae. तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया, this compact structure is called ergastoplasm। ये मॉडिफाइड ER की है, मॉडिफाइड रफ ER है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है ergastoplasm है क्या? मॉडिफाइड CR है, मॉडिफाइड RER है। तो आंसर इज इट्स अ मॉडिफाइड RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ergastoplasm। तो एर्गेस्टोप्लाज्म नर्व सेल के अंदर जो एर्गेस्टोप्लाज्म है न्यूरॉन्स के इस साइटोन के अंदर साइटोप्लाज्म पोर्शन में, इसको न्यूरोप्लाज्म भी कह सकते हैं, इसके अंदर जो एर्गेस्टोप्लाज्म मिल रहे हैं, जो रफ ER का मॉडिफिकेशंस हैं, उनको हम एक नाम दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड निसल बॉडीज। तो निसल बॉडीज आर व्हाट, या निसल ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं इसको, और भी नाम है इसका निसल ग्रैन्यूल्स, निसल ग्रैन्यूल्स के फॉर्मेट में, क्योंकि ये आपको छोटे छोटे ग्रैन्यूल के फॉर्मेट में दिखेंगे। तो निसल बॉडी या ग्रैन्यूल, दे आर नथिंग, दे आर द रफ ER also called ergastoplasm which is present in your neuron में मिलेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है एम्स में भी और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग नीट एंड अदर मेडिकल एग्जामिनेशन जो पहले होते जब नीट आपका नहीं था तब की बात है। कितना याद हो गया बच्चों? क्लियर? डन? आगे चलें। सी माइलॉइड बॉडी, माइलॉइड बॉडी का नाम कब आता है? जब स्मूथ ER मॉडिफाई हो गए और मॉडिफाई होकर पिगमेंट कैरिंग एपिथेलियल सेल्स में ये मॉडिफाई होते हैं ज्यादातर। कौन सी ऐसी सेल है जो पिगमेंटेड है और इसका मॉडिफिकेशन रेटिना, आई में जहां इमेज बनती है दैट इज कॉल्ड रेटिना। तो रेटिना में जहां इमेज बन रहा है वहां पर पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल्स होती हैं जिनमें रॉड्स एंड कोन सेल्स होते हैं। तो वहीं पर आपको कुछ मॉडिफाइड स्मूथ ER मिलेंगे, मॉडिफाइड स्मूथ ER कहेंगे मिलेंगे, जिनको कहेंगे माइलॉइड बॉडी। क्या कहेंगे इसको? तो माइलॉइड बॉडी स्मूथ ER का मॉडिफिकेशन है। ये काफी लाइट सेंसिटिव होते हैं, राइट, और पिगमेंट के मूवमेंट, पिगमेंट के माइग्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि माइलॉइड बॉडी क्या है? These are found in your retina, right? They are modified SER and involved in pigment migration. क्योंकि रेटिना में कोन्स एंड रॉड सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स में रोडोप्सिन पिगमेंट होता है, कोन सेल में आइनोप्सिन पिगमेंट होता है। रोडोप्सिन पिगमेंट जो है आपका रिस्पांसिबल है नाइट विजन के लिए, और आइनोप्सिन पिगमेंट कोन सेल के अंदर जो है
बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है कलरफुल विजन के लिए, रेड, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, इन सब के लिए। तो ये पॉइंट क्लियर है। तो माइलॉइड बॉडी SCR का मॉडिफिकेशन फाउंड इन द रेटिना, they are light sensitive pigments, body is a structure and involved in the movement of the pigments exactly। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और आप मूव कर सकते हैं, आप एक और देखो स्ट्रक्चर जिसको माइक्रोसोम कहते हैं। तो माइक्रोसोम देखता कैसा है, हमें कैसे बनता है माइक्रोसोम? माइक्रोसोम खुद ही है कि माइक्रो यानी कि छोटे छोटे स्फेरिकल बॉडी होंगे ये माइक्रोसोम। सबसे अच्छी बात तो बताऊं कि ये आपका जब भी ईआर फ्रेगमेंट करता है, टूटता है, जैसे देखो ईआर है, इसका फ्रेगमेंटेशन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, तो ईआर जब ब्रेकडाउन होता है तो स्फेरिकल क्यूब छोटी छोटी बनी, वो स्फेरिकली अरेंज हो गई, स्फेरिकली अरेंज हो गई। ये ईआर टूटा, ब्रेक हुआ, तो छोटी छोटी स्फेरिकल बॉडी बन गई, स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन गई, जिनको माइक्रोसोम कहा गया, राइट। तो जनरली कब बनती हैं? जब आप किसी सेल को सेंट्रीफ्यूज कर रहे हो। क्या करते हो? सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन जब परफॉर्म करते हो किसी सेल का, तो सेल को काफी हाई स्पीड पर रोटेट करते हैं, 10,000 रेवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड पर या उससे ज्यादा पर रोटेट करते हैं। तो साइटोप्लाज्म में जो ईआर था, इतनी हाई स्पीड से रोटेट करने की वजह से क्या होता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो टुकड़े टुकड़े जो होते हैं स्फेरिकल बॉडीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं इनके अंदर स्पेस होता है और ये ट्यूब ऐसे कंप्लीट करके एंड दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोसोम। माइक्रोसोम बन गया। आपको माइक्रोसोम अगर हम प्यूरिफाई कर रहे हैं, तो आपकी ईआर को माइक्रोसोम निकालना है, तो आप सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज के बाद उसमें आपकी जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होगी उसमें ऊपर से सॉल्वेंट आ जाएगा, नीचे की तरफ पैलेट में मिल जाएंगे, आपको पैलेट में मिलेंगे, दूसरे सॉल्वेंट हो सकते हैं, साथ साथ माइक्रोसोम भी मिल जाएंगे। तो मेरे को एक चीज समझ आती है आपके साथ में कि यस कि माइक्रोसोम जनरली सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के दौरान बनते हैं। तो लिविंग सेल के अंदर जिसे हम सेंट्रीफ्यूज नहीं कर रहे हैं उसमें माइक्रोसोम नहीं मिलेंगे। तो माइक्रोसोम डू नॉट फाउंड इन द लिविंग सेल, ये भी आपका मजाना से याद रखना। सो माइक्रोसोम डू नॉट फाउंड इन लिविंग सेल। भाई सिंपल सी बात है, लिविंग सेल में मिल पाएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि भाई लिविंग सेल का मतलब और नॉर्मल सेल है आपका एग्जैक्टली, उसमें तो माइक्रोसोम होंगे नहीं, ईआर के फॉर्म में होंगे। जब उसको सेंट्रीफ्यूज करोगे तब वो टूटेंगे और ब्रेक डाउन हो जाएंगे, मॉडिफाई कर जाएंगे, किसके फॉर्म? माइक्रोसोम के फॉर्म में। तो सेंट्रीफ्यूज सेल के अंदर ही माइक्रोसोम मिलेगा। तो ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर। नाउ हमने अब तक यहाँ पर आपके पास बहुत सारे स्ट्रक्चर समझे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टडी कर लिया, स्मूथ को स्टडी कर लिया, रफ को स्टडी कर लिया, उनके स्ट्रक्चर स्टडी कर लिए, उनके फंक्शन स्टडी कर लिए, फिर हमने स्टडी कर लिया आपके मॉडिफिकेशंस ऑफ ईआर को। अब हमारे पास अपना नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल आ जाता है। दिस नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज व्हाट? दिस इज योर गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लो, बड़ा ही सेल ऑर्गेनल इंपॉर्टेंट है बच्चों। गोल्गी एपरेटस भी कहती हैं इसको। कैमिलो गोल्गी आपके बहुत अच्छे दोस्त रहे 1898। प्रोफेसर 1898 का दोस्त बता रहे हो आप? अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए आपका दोस्त काम है, पढ़ना पड़ता है। आपके इस दोस्त का काम आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन दे देता है और वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है आपके 4 मार्क्स लेने के लिए। गलत कर दिया तो आपके दोस्त का काम गलत होने की वजह से आपको नेगेटिव मार्किंग मिल जाती है, -1 की। तो गोल्जी एपरेटस कैमिलो गोल्गी ऑब्जर्व किए थे 1898। डेट अगर याद नहीं होती है तो लेकिन एटलीस्ट आपको नेम जरूर याद करना है ऑब्जर्वर का। आजकल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं, वहां पर साइंटिस्ट के नेम के साथ में डेट डाल सकता है, पर बहुत खराब स्थिति होगी तभी यूज करेगा, अदरवाइज ज्यादातर बहुत ज्यादा ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं बनते हैं। He described it as densely stained reticular structure. Reticular मतलब थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर। डेंसली स्टेन मतलब जब उसको स्टेन किया गया तो बहुत अच्छे से स्टेन हो गया, कॉम्पैक्टली बढ़िया तरीके से स्टेन हुआ। और आपको डायग्राम दिखाऊंगा काफी अच्छे से कि स्टेन होता हुआ दिखाया डायग्राम, प्रॉपर्ली स्टेन हो गया, आप उसको विजुलाइज कर सकते हो। कहां पर दिखेगा ज्यादातर? ये आपको न्यूक्लियस के पास दिखेगा भाई। इट इज ऑब्जर्व नियर द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ठीक है, न्यूक्लियस के पास और कौन सा सेल ऑर्गेनल मिल रहा है? ईआर भी दिख रहा था।
तो ये भी न्यूक्लियस के पास मिलता है। तो स्टैहेलीज के स्ट्रक्चर प्रेजेंट न्यूक्लियस नियर द न्यूक्लियस के पास मिल जाएगा आपको देखने के पास। अच्छा, therefore they were given the name Golgi, क्योंकि Golgi का काम था इसलिए Golgi बॉडी नाम दे दिया गया। अपने नाम पर साइंटिस्ट अपना नाम रखते हैं, अमर हो जाते हैं नाम ले देकर। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर ये पता चली कि यस कैमली गोल्गी भाई की जहां पर ये भाई साहब गोल्गी बॉडी मिल रहे थे ना साइटोप्लाज्म में, उसके आसपास दूर दूर तक कोई और सेल ऑर्गेनल नहीं दिख रहा था, कोई और सेल ऑर्गेनल नहीं दिख रहा था जहां पर ये आपके गोल्गी बॉडी भाई साहब साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं। तो इसलिए एक नाम आया गया, नाम किया गया कि यस वो रीजन जहां पे खाली गोल्गी बॉडी राज कर रहा है, कोई और सेल का ऑर्गेनल नहीं मिल रहा, उस रीजन को जोन ऑफ एक्सक्लूजन कह दिया गया। क्या कहेगा? जोन ऑफ एक्सक्लूजन। तो क्वेश्चन नीट में, एम्स में भाई रहा है ये zone of exclusion से I have seen lots of many questions asking about the zone of exclusion. So zone of exclusion is associated with the which cell organel? Answer होगा Golgi complex या Golgi body, right? कहाँ मिलता है आपका ये? आपको पता है कि Golgi body एक membrane bound cell organel है, तो भाई 73 definitely यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलेगा। क्या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर गोल्गी बॉडी मिलेगा? तो आंसर नो सर, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल लिविंग आपके जो है यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल जो है उनमें मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल मिल सकता है बस, और कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं मिलेगा बच्चों। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये एक्सेप्शन था कि सारी यूकैरियोटिक सेल में मिल रहा है। कुछ यूकैरियोटिक सेल ऐसी भी हैं जिनमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं मिल रहा था। वो प्लांट में मिलने वाला सीव ट्यूब थे, सीव ट्यूब इन प्लांट। ये प्लांट के सीव ट्यूब जो थी, आप जानते हो वैस्कुलर बंडल का पार्ट है ये। वो सीव ट्यूब जो है, ये सीव ट्यूब के अंदर बेसिकली क्या है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, मतलब सीव ट्यूब जो है डू नॉट हैव योर गोल्गी कॉम्प्लेक्स। प्लस एक और एग्जांपल है मैच्योर आरबीसी जो होती हैं मैमल की। हम लोग कौन है? हम लोग मैमल हैं। तो मैच्योर आरबीसी जो है मैमल की, उनमें भी गोल्गी बॉडी एब्सेंट है। तो क्वेश्चन ये काफी पूछे जाते हैं जो एक्सेप्शन वाले हैं, ये पूछे गए हैं नीट में, तो अंडरलाइन कर दिया है मैंने इस पॉइंट पर। जहां जहां आपको चाहिए क्वेश्चन अंडरलाइन किया है, सर्कल लगाया है, राइट। इसके अलावा स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, ये काफी ज्यादा नहीं आया है, लेकिन आप फिर भी याद कर लो, अच्छा रहेगा, ठीक है। आरबीसी ऑफ मैमल, सीव ट्यूब ऑफ प्लांट आ चुका है। ये यूकैरियोटिक सेल है लेकिन इनके पास गोल्गी बॉडी एब्सेंट है। जोन एक्सक्लूजन पे क्वेश्चन आ चुका है, किसने ऑब्जर्व किया? तो बहुत टाइप क्वेश्चन है इन सब चीजों पे। चलिए अब थोड़ा देख लीजिए कैसा ये होता है स्ट्रक्चर। सी, आपको ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज व्हाट, दैट इज योर न्यूक्लियस। ये कौन है? न्यूक्लियस है। तो ये हो गई न्यूक्लियर एनवलप, राइट। अब न्यूक्लियर एनवलप के पास हमने कहा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक्सवेजिनेट करके ये स्ट्रक्चर बन रहा है, ये वाला। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज व्हाट, दिस इज योर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थोड़ा फ्लो मिल जाएगा हमें। तो न्यूक्लियस के पास में एक तो ये स्ट्रक्चर मिल गया, रफ ईयर एक्चुअली आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक्सवेजिनेशन था, इस तरह से मिल गया, राइट है। दूसरी बात, यहां पर इस रफ ईयर में राइबोसोम अटैच है मेम्ब्रेन के ऊपर। देखो राइबोसोम येलो कलर की बॉडी प्रेजेंट है रफ ईयर के ऊपर। तो ये हमने कहा ये रफ ईयर हो गया, राइट। अब इस रफ ईयर से जो प्रोटीन बने, वो प्रोटीन मान लीजिए यहाँ से निकले और ये चले गए इस गोल्गी बॉडी के पास, ठीक है। गोल्गी बॉडी में, गोल्गी बॉडी ने जो ये रफ ईयर के प्रोटीन बनाए, उनको कार्बोहाइड्रेट से ऐड कराया, ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया, यानी पैकेजिंग कर दी, या उनको कुछ और कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ और मॉलिक्यूल ऐड किए जिससे वो एक्टिवेट प्रोटीन के फॉर्मेट में, फंक्शनल प्रोटीन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब गोल्गी बॉडी का काम यही था, मेनली सिस्टम के फॉर्मेट में है, सेल लाइक दिख रहे हैं, अटैच हैं, पैरेलली मिल रहे हैं,
और ये वो रीजन देख रहे हो जहां गोल्गी बॉडी है, यहाँ आसपास कोई और सेल ऑर्गेनल नहीं है। अब ये मत कहना कि सर ये छोटे-छोटे स्ट्रक्चर जो दिखा रहे हैं, ये छोटे-छोटे स्ट्रक्चर जो दिखेंगे ये वाले, ये जो छोटे अभी दिखे वेसिकल्स हैं, ये गोल्गी बॉडी का ही पार्ट है, ये गोल्गी बॉडी का ही पार्ट है बच्चों। गोल्गी एपरेटस वेसिकल्स के फॉर्मेट में, सिस्टम के फॉर्मेट में मिल रहे हैं सिस्टम में, राइट। तो हमने कहा ये जो रीजन है, इस रीजन में कोई और सेल ऑर्गेनल नहीं मिल रहा है, खाली गोल्गी बॉडी मिल रहा है। दैट्स व्हाई इस पूरे रीजन को हमने कहा जोन ऑफ एक्सक्लूजन नाम दिया, जोन ऑफ एक्सक्लूजन नाम दिया, जहां पर ओनली आपका क्या मिल रहा है, ओनली गोल्गी एपरेटस मिल रहा है। इस पे क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन ये पॉइंट क्लियर हो गया हमारे पास कि यहां से चीजें गई इधर, यहां से फॉर्म हुई, प्रोटीन फॉर्म हुआ, ये मूव कर गया इसके पास, और इसके पास मूव करने के बाद इसने प्रोटीन को मॉडिफाई किया, तो वो किस फॉर्म में यहां से रिलीज होंगे, इन वेसिकल के फॉर्मेट में। ये छोटे-छोटे वेसिकल जो यहां पे अराइज होते हैं, दैट इज दीस वेसिकल्स, जो इस पॉइंट से आपको रिलीज हो जाएंगे। मान लीजिए मैं फ्लो दिखाता हूं, यहां से फॉर्मेशन होके मूवमेंट होगा चीजों का, सी लाइक दिस, यहां से चीजें निकली एंड मूविंग टू दिस पार्ट, राइट। तो ये वाला पोर्शन, ये वाला जो साइट है, ये वाला जो आपका पोर्शन है गोल्गी बॉडी का, इसको सिस स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस स्पेस कहा जाता है, या सिस स्पेस भी कह सकते हैं। तो सिस स्पेस आपका ये वाला पोर्शन हो गया जहां से कंटेंट जो है आपका एंटर कर रहा है, फॉर प्रोटीन्स, रॉ प्रोटीन्स एंटर कर रही हैं, जो कि यहां से निकली थी और इस तरह से होती हुई गई आपकी यहां पर गोल्गी बॉडी के अंदर। ये मॉडिफाई हुई, गोल्गी बॉडी के अंदर मॉडिफाई हुई, तो मॉडिफाई होती हुई यहां से इन्होंने ये बल्ज आउट होकर, ये वाला पोर्शन, ये मान लीजिए बल्ज आउट होकर ऐसे निकल गया, और ये आपका वेसिकल्स हो गए। तो यहां गोल्गी बॉडी के पास में आपको बहुत सारे वेसिकल देखने को मिलेंगे, लाइक दिस, दीस आर द गोल्जियन वेसिकल कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? गोल्जियन वेसिकल। और ये गोल्जियन वेसिकल क्या कैरी कर रहे हैं? जो भी सेक्रेटरी कंपोनेंट इसने बनाया, पैकेज किया, वो गोल्जियन वेसिकल के अंदर रिलीज कर दिया। अगर ये गोल्जियन वेसिकल जो है एंजाइमेटिक कंटेंट कैरी कर रहे हैं, एंजाइमेटिक कंटेंट यानी कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, तो ये अब इनको हम एक नाम दे सकते थे, लाइसोसोम कह सकते थे, क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट है, दैट इज द केस वी कैन कॉल दैट एज लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट इन द लाइसोसोम को कहा गया है, राइट। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि सिस फेस तो ये हो गया। तो ये वाला फेस क्या हुआ, इधर साइड वाला ये वाला फेस गोल्गी बॉडी का, ये वाला फेस कौन सा हुआ, ये वाला फेस ट्रांस फेस हो गया। कौन सा फेस? ट्रांस फेस हो गया। तो सिस फेस किधर होता है, ट्रांस फेस किधर होता है, ये भी याद रखना है। सिस फेस को एक और नाम से जानते हैं, इमैच्योर फेस। इमैच्योर, इमैच्योर फेस भी कहा जाता है, राइट, इमैच्योर फेस। और यहां पर ये जो आपके पास इमैच्योर प्रोटीन एंटर कर रही है, दैट्स अ इमैच्योर फेस। और यहां से मैच्योर होके प्रोटीन या कंपोनेंट या कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स मैच्योर होके निकल रहे हैं गोल्गी वेसिकल में, दैट्स व्हाई इसका मैच्योर फेस भी कहा जाता है इसको, राइट। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, एक मैच्योर फेस है, ये मैच्योर फेस है, सिस फेस ये हो गया, ट्रांस फेस हो गया। ये तो रफ ईयर की बात हुई। अगर ये आपके पास है, ये देखो, ये कौन से भाई साहब हैं, ये है स्मूथ ईआर। तो स्मूथ ईआर भाई साहब को देखोगे तो ये इनके ऊपर राइबोसोम बिल्कुल नहीं है। और ये स्मूथ ईआर भाई साहब क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपका दैट इज योर लिपिड सिंथेसिस करते हैं, राइट, स्टोर भी करते हैं, स्टेरॉइड्स को स्टोर करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो अगर मॉडिफिकेशन करना है तो यहां से भी लिपिड जा सकती है गोल्गी बॉडी के पास में, यहां से भी लिपिड जा सकती है गोल्गी बॉडी के पास में, और ये इसको मॉडिफाई कर सकता है। अगर लिपिड गया यहां से मान लीजिए और गोल्गी बॉडी में इसको प्रोटीन से ऐड कर दिया, कार्बोहाइड्रेट से ऐड कर दिया, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट से ऐड किया, तो ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? ग्लाइकोलिपिड फॉर्म हो गया। तो मेरे ख्याल से अब ये आपको मैकेनिज्म समझ आ गया होगा कि यार एग्जैक्टली हो क्या रहा है, किस तरह से आपके पास कहां-कहां पे कौन सा सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है और कौन-कौन से फंक्शन वो कैरी आउट कर रहा है। क्या ये पॉइंट क्लियर है बच्चों यहां तक? यस सर। ओके, ईआर क्लियर हो गया, रफ ईआर क्लियर हो गया, स्मूथ ईआर क्लियर हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्सप्रेस करके ये ईआर रफ ईआर का फॉर्मेशन कर रही है, ये भी क्लियर हो गया। गोल्गी बॉडी का लोकेशन क्लियर हो गया, जोन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये क्लियर हो गया। राइबोसोम प्रेजेंट है ईआर पर, तभी रफाई होगा। और राइबोसोम कौन सी प्रोटीन से, ये आप बताओगे मुझे, देखता हूं कि आपको याद है कि नहीं है।
कौन सी प्रोटीन है जो राइबोसोम को इस ER के ऊपर अटैच करा रही है? यस, आई विल चेक यू नाउ। कुछ याद आ रहा है तो बताओ, कौन सी प्रोटीन थी जो राइबोसोम को अटैच करा रही थी किस पर? दैट इज योर रफ ER के यानी सिस्टम में पोर्शन पर या ER पर। which protein responsible to binding this ribosome on it? कमेंट में डाल सकते हो आप अपने आंसर्स। आई विल चेक कि हाँ आपको इतना अभी याद हो पाया, आप रिटेन कर पाए, क्योंकि रिटेंशन करना ही इंपॉर्टेंट है मेन, दोबारा रिवाइज करना ही इंपॉर्टेंट है मेन बायोलॉजिकल साइंसेस में। तो आपको याद होगा यस कि राइबोफ्लोरिन प्रोटीन, बच्चों बिल्कुल राइट, राइबोफ्लोरिन प्रोटीन। मेरे पास कमेंट आए हैं आप लोगों के, ठीक है, और आई कैन सी हियर बिल्कुल राइट है सोनू जैसा, और बच्चों ने कहा कि बिल्कुल राइबोफ्लोरिन प्रोटीन प्रेजेंट था जो अटैच कर रहा था। स्मूथ ER के पास ये राइबोफ्लोरिन प्रोटीन नहीं है, दैट्स व्हाई यहां पे राइबोसोम अटैच नहीं हो सकता, ये स्मूथ रह गया बेचारा। चलो आगे चलते हैं। यहां पर देखोगे आप एग्जैक्टली किस तरह से आपकी गोल्जी बॉडी चीजों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। यानी ये आपका ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये, राइट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आप जानते हो कि ये कंटेंट निकला और ये कहां जा रहा है? ये जा रहा है आपके गोल्गी बॉडी में। कहां चला गया? गोल्गी बॉडी में सिस फेस से एंटर कर गया और ये मैच्योर होके ऊपर ट्रांस फेस से निकल गया। मैच्योर होके जो ऊपर से जा रहा है ट्रांस फेस की तरफ निकलेगा। तो ये सिस फेस से एंटर कर रहा है गोल्गी बॉडी में और मैच्योरेशन हो रहा है, पैकेजिंग कर रहा है आपका गोल्गी बॉडी, राइट। इस तरह से हम कहते हैं रफ ER से जो कंटेंट निकला, ये निकला रफ कंटेंट ER से और कहां गया? गोल्गी बॉडी में गया पैकेजिंग के लिए। तो रफ ER से स्मूथ ER से, रफ ER से प्रोटीन और स्मूथ ER से लिपिड मूव कर जाते हैं and then move to the Golgi body and Golgi body package them properly and convert into glycoprotein and glycolipid. That's why Golgi body को पैकेजिंग स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में जाना जाता है। It is meant for the packaging of lipids, carbohydrates and all those things. तो आई थिंक ये अब फंडा मेरे ख्याल से आपको हमेशा याद रहने वाला होगा कि कैसे ये प्रोसेस होता है, क्या चीजें हैं। यस बच्चों, डन? यस सर। अब मैं आपको एक लास्ट डायग्राम दिखाऊंगा जो आपको कुछ और चीजें क्लियर कर देगा, ठीक है, कुछ और चीजें क्लियर कर देगा आपको। स्ट्रक्चर जो गोल्गी बॉडी का होता है उसका और फंडा क्लियर कर देगा। देखिए आपको अगर मैं कहूं कि ये एक सिस्टम है लाइक दिस, ठीक है जी, तो इसका ये वाला साइड कौन सा है बच्चों? कॉनकेव साइड। कौन साइड है ये? कॉनकेव साइड, ऐसे है ना जी, ठीक है। और ये वाला साइड कौन सा है इसका? कॉन्वेक्स साइड है। आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो सब कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव हमेशा ऐसे करके देखो, मैं आपको तो लिख के दिखाता हूं, इजी रहेगा, लाइक दिस। तो ये वाला साइड कौन सा होता है? दिस साइड इज योर कॉनकेव और ये वाला साइड कौन सा है? कॉन्वेक्स हो गया जी, उभरा हुआ साइड है, ये गहराई है। तो ये कॉनकेव साइड किसी सिस्टम का जो गोल्गी बॉडी बना रहे हैं इज आल्सो कॉल्ड सिस फेस। इसको सिस फेस भी कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, सिस फेस की तरफ से मैंने आपको ये बताया, सिस फेस की तरफ से अगर मैं आता हूं यहां पर ER है, मैंने कहा सर यहां पर ER है, रफ ER है यहां पर, और यहां मान लीजिए SER है। तो रफ ER SER से कंटेंट आया और एंटर कर गया किस फेस के थ्रू? सिस फेस के थ्रू यहां आ गया, इसमें आ गया। अब ये जो गोल्गी बॉडी का अंदर वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इनकी पैकेजिंग होती है, मॉडिफिकेशन होता है इसका। ये मॉडिफाई होके इसके पास होते हुए फाइनली ये कनेक्टेड होता है, आपस में कनेक्टेड होते हैं लाइक दिस। तो अब आपका जो मैच्योर कंटेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड है, मैच्योर फॉर्म है, वो यहाँ पर प्रेजेंट है। वो यहाँ से इस तरह से बर्ड करके इसमें आ गया कंटेंट, और ये बर्ड जो है एग्जैक्टली एक स्ट्रक्चर बर्डिंग करके बाहर आ गया, मान लीजिए आ गया। तो इस तरह से ये वो फेज है जो गोल्गी बॉडी का कॉन्वेक्स साइड है, एज ए होल कह दूं मैं। ये कॉन्केव साइड था, सिस फेज, जहां से कंटेंट आ रहा था मॉडिफिकेशन के लिए। ये वो साइड है जहां से मॉडिफाई करके रिलीज कर रहा है, और इसका शेप कॉन्वेक्स है। इसको नाम दिया हमने ट्रांसफेस। तो ट्रांसफेस वो फेज हो गया जहां से कंटेंट निकल के जा रहा होगा,
और सिस फेस वो हो गया जहां से कंटेंट आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपको सिक्रेटरी वेसिकल्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी? सिक्रेटरी वेसिकल। सिक्रेटरी वेसिकल मतलब सिक्रीशन कर रहा है, यहाँ पर रिलीज कर रहा है यहाँ पर कंटेंट को सिक्रेटरी वेसिकल के अंदर और रिलीज। तो सिक्रेटरी वेसिकल आपको कौन से फेस की तरफ मिलेंगी? सिर्फ फेस की तरफ ज्यादा मिलेंगी या फिर ट्रांस फेस की तरफ मिलेंगी? तो आंसर होना चाहिए ट्रांस फेस की तरफ। देखो ये सिक्रेटरी वेसिकल है, ये सिक्रेटरी वेसिकल है, ये सिक्रेटरी वेसिकल है, ये बन रही है, मैच्योर होकर निकलेगा तभी सिक्रेटरी वेसिकल बनेगा। दिस इज सिक्रेटरी वेसिकल। यहाँ कोई दिख रहा है सिक्रेटरी वेसिकल? नहीं, यहाँ पर इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल है, कोई बाहर से आ रही है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल आ रही है लेके यहाँ सिक्रेटरी वेसिकल आती है। तो ये बच्चों हो गया गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर, ये पूरे सिस्टम हो गए। ये सिस्टम के अंदर जो स्पेस दिख रहा है, द स्पेस इनसाइड सिस्टम में, यानी कि अगर मैं कहूं तो अंदर ये वाला स्पेस या ये वाला स्पेस अंदर की तरफ, ये पर्टिकुलर स्पेस, दिस स्पेस इज कॉल्ड ल्यूमेन। ल्यूमेन हमेशा स्पेस के लिए वर्ड यूज हुआ है, तो याद रखना दिस पर्टिकुलर स्पेस अंदर की तरफ, दिस स्पेस इज ल्यूमेन। ठीक है जी, समझ आ गया? तो ल्यूमेन आपको समझ आ गया, ल्यूमेन क्या होता है, इनकमिंग वेसिकल है, सिस साइड समझ आ गया है। न्यूक्लियस जो मिलेगा आपको, न्यूक्लियस इस साइड मिलेगा, क्योंकि आप जानते हो न्यूक्लियस किसके पास मिलता है? न्यूक्लियस इज फाउंड नियर योर, या हम आरईआर अटैच कर सकते हैं, आरईआर का अटैचमेंट ये हो सकता है राइट। तो आपका कंटेंट दर्शा रहा है न्यूक्लियस एरिया से इधर मिलेगा और देन मूविंग लाइक दिस। अब मेरे ख्याल से अब आपको ईआर का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, सीआर का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, गोल्गी बॉडी समझ आ गया और गोल्गी बॉडी एज ए होल पूरा माइंड में क्लियर हो गया। ठीक है, डन है? डन बच्चों, क्लियर? Yes, sir. तो बस एक लास्ट स्टेटमेंट आप करा लेते हैं और हम आपको रिलीव करेंगे। यू हैव टू रिवाइज एंड ऑल, रिवाइज करना। इट इज, अब हमने गोल्गी बॉडी समझ ली है। हमने कहा कि हमारी गोल्गी बॉडी एब्सेंट थी सीड ट्यूब के अंदर, ये एब्सेंट थी आपके आरबीसी के अंदर। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होगी यार, इसमें कोई मतलब ही नहीं बनता। क्यों? प्रोकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल एब्सेंट होते हैं, तो ये भी तो मेम्ब्रेन बाउंड है, एब्सेंट हो गए वो। चलो प्लांट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट में वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्गी बॉडी को एक स्पेशल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, एक स्पेशल नेम है, दैट इज कॉल्ड डिक्यूसोम। कई बार क्वेश्चन आया है नीट में भी है, जब नीट नहीं था आपके बीएचयू, एएमयू, सीपीएमटी, यूपीएमटी वगैरह ये डिफरेंट थे, ईआईपीएमटी था अलग-अलग था, स्टेट का अलग था, तो भी बहुत क्वेश्चन पूछा था, डिक्यूसोम कई बार आता था। तो प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी को डिक्यूसोम कहा जाता है, राइट? तो गोल्गी apparatus is made up of unconnected unit. Here eukaryotic cell में eukaryotic cell possess Golgi apparatus, but many fungi, ciliate protozoa lack well-formed Golgi body. In fungi it is unisystral. Meaning हमारे पास यूकेरियोटिक सेल के अंदर तो ये मल्टी सिस्टर्न है, बहुत सारे सिस्टर्न नहीं है, लेकिन अगर बात करते हैं खाली फंगस के केस में या प्रोटोजोआ के केस में, सील प्रोटोजोआ के केस में, कि प्रोटोजोआ कैसा है, प्रोटोजोआ यूकेरियोटिक सेल है, यूकेरियोटिक सेल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो प्रोटोजोआस में और बहुत से फंजाई में यूनिसिस्टरल मतलब इस तरह से खाली एक सिस्टर्न की बनी हुई गोल्गी स्ट्रक्चर दिखता है। नॉट मल्टी सिस्टर्न कंडीशन नहीं होती जैसा अभी दिखाया था, ये मल्टी सिस्टर्न स्ट्रक्चर है, मल्टी है बहुत सारे, वहां पे खाली आपको एक ही मिलेगा सिस्टर्न इन केस ऑफ फंजाई। ये आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों। तो अभी हम इतना ही रखते हैं, रिवाइज करो इतना, याद करो इतना, अच्छे से क्लियरली डायग्राम को समझो और अपने कंटेंट जो पीडीएफ फॉर्मेट भेजा गया उसको रिवाइज करो, पढ़ो, everything would be clear. Then we'll do some question on this once we cover all the cell organelles. हम एक क्वेश्चन सेशन चल जाएंगे, आप रिवाइज करना, एनसीईआरटी पढ़ना, प्रिंटेड मटेरियल पढ़ना, और कहीं रह जाता है तो रिवाइज बार-बार करना इस वीडियो के माध्यम से भी, ठीक है? तो see you in the next class. Till then keep preparing. Bye बच्चों, bye bye. Any doubt? चैट में देख लेते हैं. Yes, bye बच्चों, bye. So okay.